अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जलपल्ली इलाके यानी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में सबिता इंद्रा रेड्डी एमएलए है और वो मिनिस्टर भी है, एजुकेशन मिनिस्टर। उनके फर्जन कार्तिक रेड्डी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद और मतलब ये था कि मुसलमानों को वो हिदायत दे रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ ना जाए, बीआरएस के साथ आए, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी एक है, बीआरएस नहीं है। इस तरह की बयान देना और इस तरह की बात करना, फिर से हिंदू मुस्लिम करना, क्या ये ठीक है? ये सियासत ठीक है? क्योंकि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पे हमको बात करनी चाहिए कि आप अभी तक क्या करे हैं महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में और आगे क्या करने वाले हैं। आगे क्या करने वाले हैं ये तो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। करोड़ों रुपए का इसका, करोड़ों रुपए के जो है प्लान्स है, बहुत ज़्यादा काम करना है, जगह जगह पर तख्तियाँ लगा चुके हैं, यहाँ पे इतने करोड़ का, यहाँ पे इतने करोड़ का, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो आवाम तो सवाल करेगी, क्योंकि पिछले 5 साल से सबिता इंद्रा रेड्डी यहाँ पर है और इन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया। हमें ना कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना भारतीय जनता पार्टी से, ना ही तो बीआरएस पार्टी से, लेकिन जो सच है वो बताना बहुत ज़रूरी है। क्या बीआरएस पार्टी, नरेंद्र मोदी, जब भी नरेंद्र मोदी को ज़रूरत पड़ी केसीआर उनका सपोर्ट नहीं किए? क्या वहाँ ट्रिपल तलाक बिल और ऐसे कई बिल थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने साथ नहीं दिया? फिर यहाँ पर मसाजिदों को गिराया गया, खामोश रहे। शमशाबाद में मस्जिद, एक खाना मस्जिद, सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, औक़ाफ़ की इजाज़तों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए, ये ठीक नहीं है। और इस तरह से कई कामों को अंजाम दिया केसीआर ने, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए नहीं हैं। उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। और इस तरह से, जिस तरह से एमएलसी श्रीमती कविता के ऊपर इल्ज़ाम लगा, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा, ईडी की जानिब से कार्रवाई की गई, नोटिस दी गई, फिर उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जबकि दिल्ली में बड़े बड़े लोगों को, डिप्टी सीएम को, मिनिस्टरों को अरेस्ट किया जा रहा है और कई जगहों पे अरेस्टिंग हो रही है पूछताछ के नाम पर ईडी की जानिब से। फिर श्रीमती कविता को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? क्यों वो खुला है? ये भी सवाल है। सवाल बहुत कुछ है। और सबिता इंद्रा रेड्डी कांग्रेस के बैनर पे, कांग्रेस की पार्टी से कामयाब हुए थे जलपल्ली यानी म्यूनसिपल इलाका महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में एज एमएलए। इसके बाद बीआरएस पार्टी जब इख्तियार में आई तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और ये वादे पे कि उनको मिनिस्टर बनाएंगे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीआरएस पार्टी ज्वाइन कर ली। ये आवाम के लिए है। आवाम के लिए अभी तो किसी ने कुछ नहीं किया। अगर अब कांग्रेस भी आएगी तो हमारा सवाल उनसे भी वही होगा कि बातें तो कर रहे हैं, अमली तौर पर कितना काम करेंगे? महेश्वरम में, जलपल्ली म्यूनसिपल इलाकों में बद से बदतर हालत है, कोई यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने अभी तक कितने कामों को अंजाम दिया? मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से कुछ मीडिया वालों को बुलाकर जो सवाल करना नहीं जानते, सवाल वही करेंगे जो आप स्क्रिप्ट देंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे और उनके सामने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। आप 5 साल से सबिता इंद्रा रेड्डी एमएलए हैं, क्या किया उन्होंने? अभी तक क्या किया? आवाम के लिए क्या किया? बताएं आवाम को कितना डेवलप किया उस इलाके में। आज भी गली गली में हालत खराब है, कॉर्पोरेटर नाकारा है, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ दल बदलू है। इनकी हुकूमत आई तो इधर पहुंचते हैं, इनकी हुकूमत आई तो इधर पहुंचते हैं। आवाम से लेना देना इनका कुछ नहीं है। ये एक सच्चाई है। अब ये सच्चाई से कहां तक भागेंगे? बहरहाल अब जाकर भारतीय जनता पार्टी से इनकी लड़ाई है, इस तरह से कार्तिक रेड्डी कह रहे हैं। कहां पर है भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई? आपकी लड़ाई तो सीधे कांग्रेस से है। भारतीय जनता पार्टी तो तेलंगाना में है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है। अगर वजूद है तो कांग्रेस का है। अब जो आपकी लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस से है और कांग्रेस की लड़ाई बीआरएस से है, बीजेपी से है, एमआईएम से है। बहरहाल जिस तरह से कार्तिक रेड्डी ने अपना स्टेटमेंट दिया, आप इस पर गौर करिए और समझने की कोशिश करिए
कि किस तरह से मुद्दों को छोड़कर कुछ और बातें किए जा रहे हैं। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि अपनी जलपल्टी म्यूनसिपाल्टी में दो ऐसे नए सैंक्शन दी गई। यहाँ के इस हलके के एमएलए मोहतरमा वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी जी की सदारत में, उनकी नुमाइंदगी पे बहुत सालों से अपनी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी और अगल बगल एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ख्वाहिश था। जगह ना रहने से या यहाँ पे सही तरह से नुमाइंदगी ना रहने से कभी किसी को ये आइडिया ना आए कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चाहिए। मैं आज बहुत खुशी से आप सबको बताना चाहता हूँ, हरीश राव साहब जो वज़ीर शहीद हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी नुमाइंदगी पर, उनकी सदारत में आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी को तकरीबन 10 से 11 करोड़ से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल 30 बेडेड का सैंक्शन हुआ। आपके ज़रिए से मैं जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी सब हमारे भाई बहन को सबको मुबारक कहते हुए, और ख़ासकर 300 करोड़ का बजट से 50 एकड़ का लैंड अपना पहाड़ी शरीफ का दरगाह के पीछे माइनॉरिटी लड़कियों का बोर्डिंग और क्या क्या था, कैसे रेसिडेंशियल, सिर्फ लड़कियों का था, नहीं सबका माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का भी सैंक्शन हुआ। उस बात का भी मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद कहते हुए जलपल्ली अरे नहीं अब एकरालू 50 एकड़ और 300 करोड़ का सैंक्शन हुआ। और तीसरी बात यह है कि अपना हर वक्त ये बात चलती है अपनी ओल्ड सिटी में, आईटी टावर हो या सॉफ्टवेयर के जो भी कंपनी हो, वहीं गच्चीबोली में मादापुर में सैंक्शन होते। अपनी अपनी एरिया में ना कौन सी आईटी टावर आता या कौन सी भी सॉफ्टवेयर कंपनी आती। अगली हफ्ते में, पिछले हफ्ते में मलकपेट में केटीआर साहब ने एक आईटी टावर का सैंक्शन की, उसका फाउंडेशन स्टोन भी डाले। आज हमारे पहाड़ी शरीफ एरिया में भी एक आईटी टावर का सैंक्शन हुआ। इस बात का भी मैं बहुत बड़ी बात से मुबारक कहते हुए हमारी जलपल्ली एरिया के और ख़ासकर अपने चंद्रायन गुट्टा की एरिया के हर एक जने को भी एक खुशखबरी ये बात की। दूसरी बात अभी हो गई जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी की बात, तो सिर्फ यही साल में तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा बजट लाके जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के रोडों का ड्रेनेजों का तरक्की हुआ। अगर आप 2 साल पहले जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में रोडों का हो या ड्रेनेज का हो सहूलतों से अगर कंपेयर करते, तो अभी माशाअल्लाह बहुत बड़ी मुताब से डेवलपमेंट हुआ, बहुत बड़ी मुताब से यहाँ पे तरक्की हुई। इस बात का भी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के हमारे भाई बहन इस बात का भी मुबारक कहते हुए, अभी बात सियासत की हो गई तो 2 महीने में इलेक्शंस की टाइम है। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े बयान चल रहे हैं। इस चीज़ की आप ये याद रखना कि 27 साल में, 70 या 80 साल में इस मुल्क के मुसलमान कौन सी जमात को वोट दिया? आज़ाद हिंदुस्तान में तकरीबन ये 70-80 साल में इस मुल्क का मुसलमान कौन सी भी चुनाव हो, हर इलेक्शन में, कौन सी भी हल्का हो, हर रियासत में कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए आई। सचार कमेटी की रिपोर्ट जो 15 साल पहले रिपोर्ट बाहर आई थी, इस देश में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी जो भी है, घुसपैठ करा देना। रियासती तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में या महाराष्ट्र में हो, आज कांग्रेस पार्टी में दोनों भी सदर आज आरएसएस के हैं। आरएसएस का ये साजिश है कि हर पार्टी में बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को लेकर हर पार्टी में उनके ही जो माइंडसेट के लोग रहते हैं या उनके आइडियोलॉजी के लोग जो रहते हैं, हर पार्टी में उनका घुसपैठ कर बैठना
और उनकी सोच हर सियासती जमात पे चला के रखना, ये उनका उनका अभी एक स्ट्रैटेजी नया बना हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मेरी बातों में दम नहीं है, 3-4 दिन पहले रेवंत रेड्डी साहब खुद आरएसएस के अभी पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए। जो प्रचारक रहते आरएसएस के, उस प्रचारक करीमनगर के टाउन के कुछ रेड्डी साहब है, उस रेड्डी साहब जो खुद आरएसएस के प्रचारक है, जो खुद मोहन भगवत से ताल्लुक रखते हैं, खुद बोले भी बाहर भी, ऐसे एक शख्सियत को, ऐसे एक जनाब को आज कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। ये जो अपन मालूम बाहर पड़ रहा है, सिर्फ ऐसे थोड़े लोग, चंद लोगों का इंफॉर्मेशन है। ऐसे हजारों लोगों को, कितने लोगों को बुनियादी ग्राउंड लेवल पे लोग पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो अपने पास डाटा भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, तो 70, 27 साल, 80 साल से मुसलमान का वोट ले रहा है वो जमात, वो पार्टी कुछ करी नहीं, कुछ करेंगी भी नहीं। आपकी खुद गारंटी में कुछ बोले नहीं। तेलंगाना की रियासत में केसीआर साहब की सदारत में यहाँ अमन भी है, तरक्की भी है मुसलमानों की। आप ना अमन की गारंटी दे रही है, आपकी 6 गारंटी, ना तरक्की की मुसलमान। आप ये बताने चाहते हैं सिर्फ क्या बीआरएस का ताल्लुक बीजेपी से, उसका भी बात करेंगे। 9 साल हो गए, 9 साल से कभी केसीआर साहब ने बीजेपी का कौन से भी एजेंडा को पार्लियामेंट में सपोर्ट करा या बाहर। प्रधानमंत्री साहब जो बंगाल जाते, जो दीदी को बोलते आप हमारे पास आए हाथ जोड़ के, प्रधानमंत्री साहब जाते दिल्ली को, वहां पे बोलते केजरीवाल साहब को आप आए हमारे कने हाथ जोड़ के। कौन से भी छोटे जमात है, हर जमात को बदनाम करके, ऐसे जमातों को उनके नीचे काम कराने का एक स्ट्रैटेजी रहता है मोदी साहब को। आज परसों जब उन्होंने निजामाबाद आए थे, वही स्ट्रैटेजी में बोले कि केसीआर साहब हमारे कहने आए थे एनडीए में ज्वाइन होने का। अगर केसीआर साहब ही आते थे, एनडीए में ज्वाइन होने का था, तो मोदी साहब तो कभी लेते थे। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज एक बार दिल्ली में देखिए आप, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अगर आम आदमी पार्टी का कौन सा भी विधायक वहां पे अरेस्ट होता है, एमएलए अरेस्ट होता है, तो खुद बीजेपी के साथ बैठ के बोलती है हाँ ये देखो आम आदमी पार्टी के एमएलए पूरे चोर हैं। पंजाब में परसों एक उनका एमएलए अरेस्ट हुआ, तो कांग्रेस पार्टी खुद जाके बीजेपी के बगल में बैठ गए और बोले हाँ अच्छा काम करे आप बीजेपी। यहाँ पे तेलंगाना में मणिकोंडा म्युनिसिपालिटी में तो इन लोगों का अलायंस है, कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का। अपने कंदकूर में है अलायंस, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मिलके आज वहां पे एमपीपी बना गए। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तेलंगाना में मुसलमान वोट को भटकाने का एक साजिश हो रहा है। 2 इलेक्शन में, 14 में हो, 14 में हो या 18 में हो, दोनों भी इलेक्शन में तेलंगाना रियासत के, यहाँ के स्टेट के मुसलमान बीआरएस पार्टी को वोट दी, टीआरएस पार्टी को वोट दी, केसीआर साहब का हाथ मजबूत करे। उनको पता है कि अगर केसीआर साहब को हराना है तो मुसलमान वोट को छीनना उनके हाथ से। मैं कांग्रेस पार्टी को और खासकर बीजेपी को ये बताना चाहता हूं कि मुसलमान होशियार है, समझ सकता है कि इस स्टेट में 18 में भी नहीं जीती थी, और 14 में यहाँ पे टीडीपी जीती, टीडीपी बीजेपी का अलायंस जीता। 18 में यहाँ पे टीडीपी जीता, 14 में अपन टीडीपी जीता, 18 में कांग्रेस जीती। इस हल्के में एक बार भी टीआरएस नहीं जीता। तो आप कुछ पूछ रहे थे? तो अब की बार टीआरएस जीतने का चांस है, कई को तो ये यहाँ पर पार्टी को देखकर वोट दिया जा रहा है, शख्सियत को नहीं। तो अब की बार शख्सियत को देखकर वोट दिया जाएगा। हर वक्त महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में शख्सियत को देख के वोट दिया जा रहा है। 14 में अम्मा यहाँ पे कंटेस्ट नहीं करे थे, अगर 14 में करते थे तो वही टाइम पे भी अम्मा जीत के आते थे। 18 में अम्मा करे, जब वहां पे पूरा हवा चल रहा था स्टेट में टीआरएस का। और महेश्वरम हल्के की यहाँ पे जनता का, यहाँ के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे फिर और एक बार अम्मा को जिताकर भिजाए, और यहाँ के हल्के से एक डेवलपमेंट के ताल्लुक से ही अपन फिर वापस टीआरएस पार्टी में केसीआर साहब की सदारत में काम करने गए थे। अपन जहाँ पर आप एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है,
वहीं 2014 में बीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों से वादा किया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देंगे। वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये दोनों भी बात सेंट्रल गवर्नमेंट के है ना पार्लियामेंट में हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके अंडर में आती है दोनों भी डिसीजंस का। एक 9 से 10% का रेजोल्यूशन अपन असेंबली में निकाल के मुसलमान भाइयों को तेलंगाना में 9 से 10% का रिजर्वेशन देने का रेजोल्यूशन निकाला गया और वो पार्लियामेंट रेटिफिकेशन के लिए भिजाया गया। ये बदनसीबी ये है कि देश में बीजेपी ऐसा सरकार है तो रिजर्वेशन और खासकर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती। तो अभी वो उसकी चीज़ और जुडिशियल पावर्स का तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से ये बात चल रहा है कि जो भी पावर्स है अभी वक्फ बोर्ड के वो भी निकालने का अभी एक साजिश चल रहा, तो उसके खिलाफ भी हमारी रियासत लड़ेंगे भी। ये दोनों चीज़ों पे जो भी रिजर्वेशन हो या वक्फ बोर्ड का जुडिशियल पावर हो, हम उस बात पे कायम है, टिके है। वी आर ऑन दिस वर्ड। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में ऐसा हुआ कि इलेक्शन के करीब भी सारे डेवलपमेंट के काम तेजी के साथ कराए जा रहे हैं। पिछले 4 साल में इतनी तेजी से काम नहीं हुए। पैसे थे नहीं। एक तो तकरीबन अपन 6 महीने लेट आए थे टीआरएस पार्टी में और 1.5 साल 2 साल कोविड में निकल गया और तकरीबन ये लास्ट 2 ईयर से स्पेशल फंड लेकर आके यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा। डेवलपमेंट होने के बाद तो कहीं जाने का तो नहीं है, यहाँ का रोड ड्रेनेज तो यहीं रहने का है। फिलहाल इलेक्शन होंगे जाएंगे पर तरक्की तो होगा यहाँ पे। अभी तक अभी और एक 10-15 करोड़ का और सैंक्शन हुए। अभी नोटिस वो आया, क्या बोलते हैं, सैंक्शन का लेटर होंगे माशाल्लाह। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी भी अच्छे से अच्छी कॉलोनी से जो अपनी चंद्रायन गुट्टा में बारकास में है उससे अच्छे कॉलोनी अपने घर बनेगी। एक तरफ एनडीए अलायंस है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में लगभग 21 से 22 पार्टी साथ है। एनडीए में भी 11, 12, 18 कुछ पार्टी है। आपके साथ कौन कौन है? क्या आप नहीं समझते कि वक्त की ज़रूरत है कि अपना ईगो ख़त्म करके इंडिया के साथ दे मोदी गवर्नमेंट को रोकने के लिए? आपको वही बताया हूँ। अभी आम आदमी पार्टी अब इंडिया के अलायंस में है। आम आदमी पार्टी को इंडिया के अलायंस में, उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा भाई बन के सामने चला रही। कल संजय सिंह का अरेस्ट हुआ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनके स्पोक्स पर्सन पूरे बार आके ये कहना शुरू कर दिए, हाँ संजय सिंह तो गलत करा, इसीलिए अरेस्ट हुए। परसों पंजाब में कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए को अरेस्ट करे तो ये दोनों फिर वही बात हो गई। कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के दोनों भी अगल बगल में बैठ के एक दूसरों पे बयान दे बैठे। ये कैसा अलायंस? उससे अच्छा ये है कि दूर रहे। और दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी से तो लड़ाई है ना रियासत तेलंगाना में। यहाँ पे हर चीज़ को अगर कांग्रेस पार्टी को हम ये बता रहे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे तरक्की नहीं की, तेलंगाना में हर एक चीज़ की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, तो उसमें अलायंस जाने में क्या मतलब? पार्लियामेंट्री केस के लिए उसमें हमारी लड़ाई है बीजेपी के साथ। या ये गलत फहमी में कोई मत रहिए कि कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है, नहीं है कांग्रेस पार्टी से अपनी लड़ाई। इस हलके में खासकर बीजेपी के 2 कॉरपोरेटर है ग्रेटर में, उनके तकरीबन 10 तक कॉरपोरेटर है बड़ंगपेट में, तकरीबन 20 तक कॉरपोरेटर है मीरपेट में। उनका काउंसिल अभी तुकुगुड़ा में है और कंदकूर में उनका एमपीपी है। कांग्रेस पार्टी के पूरे मिला के 5 से 6 काउंसलर या वार्ड मेंबर भी नहीं है इस महेश्वरम हलके में, ना जलपल्ली में भी नहीं है। तो एक है हमारा जलपल्ली में, वो भी बीजेपी के साथ। तो इस हलके में महेश्वरम में लड़ाई बीजेपी के साथ है। तो इस हलके के मुसलमान हैं तो ये बात समझ लेना कि यहाँ पे कांग्रेस अपने साथ लड़ाई नहीं है। अपनी वोट जारी नहीं करना, पूरे अपनी वोट भी आने वाले इलेक्शन में किस तरह 2 चुनाव में कार को देख के अब केसीआर को जिताए, इस बार भी केसीआर साहब को जिताना। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827